A very good evening to all of you. Is it so? And today uh, we are here to study the chapter sound. है ना? तो as you all know that in the previous class we have discussed some concepts related to sound, and we have discussed that how the sound is produced in the humans. Is it so? Now today, okay, so today we will be at first the first thing today we will need to study is that we need to know that whether the sound energy needs any medium to travel or not. है ना? Means, is there any medium required for propagation? है ना? So is there any medium which is required for the propagation of sound? Yes or no? So the answer is yes. There is a requirement of any medium for propagation of sound. Means, in other words, if we'll say, so what we can say, that sound can travel through solids, liquids, gases, but it can't travel through vacuum. है ना? तो ये बात हम लोग को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए. पता तो है, ये लर्न होना चाहिए कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू गैसेस, बट इट कांट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. है ना? वैक्यूम. अभी क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज वैक्यूम. है ना? एक मिनट रुक जाना थोड़ा. हाँ, तो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज वैक्यूम. तो वैक्यूम हम लोग कब बोलते हैं? जब वहां पे एम्प्टी स्पेस है. व्हेन देयर इज एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम मींस, वैक्यूम का मतलब क्या होगा? एम्प्टी स्पेस. तो जब भी वी हैव एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, मतलब ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कुछ नहीं है वहां पे, तो वहां पे पूरा का पूरा खाली जगह है, मतलब वहां पे क्या है? वैक्यूम है. और अगर वहां पे वैक्यूम है तो वहां पे तो कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वो तो पूरा खाली है. तो अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगा? साउंड ट्रैवल नहीं करेगा. तो यहां से मुझे एक बात इंपॉर्टेंट समझ में आया कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. ये बात समझ आ गया. अब सवाल ये है कि सिर्फ बोलना ही नहीं रहता है साइंस में. है ना? जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली अगर प्रूव कर ले तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है. क्लास 7 में यू पीपल हैव रेड अबाउट द एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ये मेरा जार है. इस जार में हम लोगों ने बेल रखा है. बेल, ये क्या है? बेल है. अच्छा, और ये भी एक जार है. इसमें भी बेल रखा है. ये भी एक जार है, ये भी एक जार है. इस जार का जितना भी एयर है वो मैंने जो है वो मैंने वैक्यूम पंप से सारे एयर को बाहर निकलवा दिया है. अंदर इसका मतलब कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे नॉर्मल सा है जैसा होता है. अब मैं दोनों में ही बेल को बजाऊंगा. यहाँ पे मुझे दिखेगा कि बेल स्ट्राइक कर रहा है, बट यहाँ पे नो साउंड. और यहाँ पे मिलेगा मुझे साउंड. इस केस में मुझे मिलेगा साउंड, इस केस में मैं देखूंगा नो साउंड. मैं देखूंगा बेल बज रहा है, मतलब बेल बज रहा है इन द सेंस क्या, बेल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, बट मुझे साउंड नहीं मिल पा रहा है. और यहाँ पे मुझे साउंड मिल रहा है. तो यहाँ पे साउंड मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस जार के अंदर वैक्यूम है ना? इस जार के अंदर क्या है? वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं है. तो जो भी साउंड यहाँ निकल रहा है तो इसको यहाँ से तो बाहर निकलने के लिए तो कुछ मीडियम चाहिए.
तो मीडियम है नहीं, तो साउंड मेरे पास आ नहीं रहा है। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट यस साउंड नीड्स मीडियम फॉर ट्रैवल। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट हुआ? ये कौन से पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट लाएंगे हम लोग? अगर कभी तुमको बोल देता है कि स्टेट एनी वन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपागेट या फिर टू ट्रैवल, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखाएंगे, बेल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब एक एक्सपेरिमेंट हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट नहीं बोलना है उसको, हम लोग उसको जो है वो जैसे कि हम तुमसे अगर पूछते हैं, एक छोटा सा डेटा, फैक्चुअल डेटा बता रहे हैं जो कि तुम लोग को जानना चाहिए, कि जैसे हम लोग बोलें कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों में ही साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, ट्रैवल थ्रू लिक्विड, ट्रैवल थ्रू गैस। अभी इन विच मीडियम द स्पीड विल बी मैक्सिमम? तो इन सॉलिड the speed is maximum and in gas the speed is minimum। याद रखना है कि अगर तुमसे कभी एनसीआर क्वेश्चन में पूछ देगा एमसीक्यू में कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड मींस व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड, सॉलिड के केस में मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा या फिर मिनिमम? तो याद रखना है कि साउंड जो होता है, द साउंड ट्रैवल्स at the maximum speed in solids। वहीं अगर हम लोग साउंड का बात नहीं करके, अगर हम लोग जस्ट तुमको हम बता दे रहे हैं, तुम जान के रखो, इसके बगल में ही लिख लो, अगर हम लोग साउंड का बात नहीं करके एक और एनर्जी का बात करें जो कि होता है लाइट एनर्जी, तो लाइट का जो स्पीड होता है एकदम उल्टा होता है साउंड से। लाइट सॉलिड में मिनिमम होगा और गैसेस में मैक्सिमम होता है। तो ये बस याद रखना चाहिए हम लोग को कि सॉलिड का जो साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होता है। जैसे तुमको सॉलिड लिक्विड एंड गैस नहीं देगा, तुमको जैसे दे देगा एयर, वाटर एंड आयरन स्टील, तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड साउंड का किस में होगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि आयरन स्टील क्या है, एक सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होगा साउंड का, है ना। तो इस तरीके से भी दिमाग लगाया जा सकता है। तो ये हम लोग ये भी जान रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, अब एक और डेटा बता देते हैं कि जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, पढ़ते हो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बताओ। तो मैं लिख देता हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा, अब तुमसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना, (340 मीटर पर सेकेंड, ये तुमको दोनों ही याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट का जो स्पीड होता है वो एयर में कितना होता है, और साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है, कितना अंतर है देखो, है ना, 330 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और ये सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड। दैट इज वाई हमको जो है वो थंडर जो है वो बाद में सुनाई देता है, लाइटनिंग पहले दिख जाता है। ये सब एप्लीकेशंस पे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत मजेदार चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, ओके, तो साउंड और स्पीड हम लोग जानते हैं, है ना। ओके, चलो अब यहां से ये एक और पॉइंट मेरे सामने निकल के आता है, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, जो कि इतना लिखने के बाद तुम लोग लिखोगे, एक छोटा सा पॉइंट लिखोगे क्या, कि साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन द लाइट इन एयर, है ना। साउंड ट्रैवल्स, इसको देखने के बाद यही ना समझ में आ रहा है कि स्लो होगा स्पीड इसका, तो साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन द लाइट इन एयर, है ना। चलो, अच्छी बात है। सपोज करो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं
कि what will be the speed of sound in water and wood? Speed in water and speed in wood. स्पीड इन वाटर, स्पीड इन वुड, कौन सा ज्यादा होगा बताओ? सोचो, मैं तो आंसर कर ही दूंगा और मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि तुम लोग मतलब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी तुम लोग सोचो कि क्या है आंसर। एंड फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो तुम लोग अपने आप को विजुअल, अपने आप को चेक करना कि हम सही थे या गलत है। तो क्या होगा आंसर? तो स्पीड ऑफ वुड, है ना? स्पीड ऑफ साउंड इन द वुड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर। वहीं अगर मैं बोलता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ज़्यादा होगा, एयर में कम होगा, होगा ना? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो वी शुड बी रेडी एक्चुअली। समझ गए? बढ़िया। उफ, अब देखो नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है ना? अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि हम लोग ये जानते हैं कि हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस या फिर इन ह्यूमंस, है ना? हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम लोग पढ़े थे, वोकल कॉर्ड्स, फिर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होता है एंड ड्यू टू the air starts vibrating and due to that the vocal cord also vibrates and then the sound is produced, and उसके बाद if the sound produced is greater than कुछ होगा, then the sound which is produced is feeble, means बहुत less है, तब फिर कुछ अलग चीज़ होता है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। अब है कि ठीक है चलो, हम लोगों ने तो बोल दिया कुछ, अब बोलते भी हैं हम लोग और सुनते भी हैं हम लोग, है ना? हम लोग तो सुनते भी हैं ना, हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग सुनते भी हैं साउंड को। तो अब हमको पढ़ना है कि सुनते कैसे हैं, मतलब अगर हम लोग कुछ सुन रहे हैं तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इसको हम लोग समझ गए हैं कि कैसे होता है। लंग्स से जो एयर पास होता है तो दो वोकल कॉर्ड्स होता है, वोकल कॉर्ड्स के बीच में से एयर पास होते रहता है, फिर मुझे जब बोलना होता है कुछ तो दोनों वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बीच में जो एयर है, वो जो एयर प्रेजेंट रहता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, द एयर कैप्चर्स, है ना? वो एयर अंदर कैप्चर हो जाता है, तब क्या होता है, वो एयर वाइब्रेट करना शुरू करता है कि हमको यहाँ से जाने दो। अब जब वो एयर वाइब्रेट करता है तो ड्यू टू दैट एयर द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड हेंस व्हेन द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये हम लोग पढ़े हैं। अब है कि जैसे हमने बोल दिया, दूसरे लोग सुन लिए, तो वो जो दूसरे लोग सुन रहे हैं या फिर मुझे कोई कुछ बोला तो मैं जो सुनूंगा, तो ये मेरा जो ईयर है, ह्यूमन ईयर, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में जानना चाहिए और जानना पड़ता भी है एज अ क्लास 8 स्टूडेंट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी के सिलसिले में, है ना? चलो, अच्छी बात है। बहुत ही रिलैक्स होके पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, इसीलिए कि एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग एकदम आराम आराम से समझोगे, कोई रश नहीं है ना? तो यही बात है। तो हेडिंग डाल दो, ह्यूमन ईयर के बारे में जानना है, ह्यूमन ईयर। ओके, सबसे पहला बात कि जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है इसका क्या काम है, तो इट हेल्प्स अस टू हियर। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक है ना? अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है, द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू द ईयर is divided into
3 पार्ट्स। हमारे ह्यूमन ईयर का 3 पार्ट होता है। क्या होता है? आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। समझ गए? सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ आवर ह्यूमन ईयर। अब इतना ही नहीं है, इसके अंदर और भी है ना? ओके, अब देखो जो हमारा आउटर ईयर होता है, द आउटर ईयर इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना। इसको भी लिख लो, द आउटर ईयर इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना। इट इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना, है ना? अच्छा, अच्छी बात है ना? अब हम लोग जो है वो अब आगे बढ़ेंगे, इसके पूरे वर्किंग को जो है हम लोग अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश, स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम लोग इसके वर्किंग को समझने का कोशिश करेंगे। एंड जिसके भी पास एक्चुअली मैं जो है वो ह्यूमन ईयर बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई कांट ड्रॉ इट एकदम से नहीं, तो मैं काम करूँगा कि मैं इस ह्यूमन ईयर का पिक्चर जो है तुम लोग को सेंड कर दूंगा। एंड जब तुम लोग देख रहे होगे वीडियो, तो तुम लोग ह्यूमन ईयर का पिक्चर जो है वो देख के एंड तब वीडियो को तो अपने कॉपी में ह्यूमन ईयर का पिक्चर बना लेना और तब वीडियो देखना, तो ज़्यादा समझ आएगा। ऐसे तो मैं समझाऊंगा तभी भी समझ आ जाएगा, लेकिन पिक्चर एक बार बना लेना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि सर क्या क्या कैसे कैसे बता रहे हैं, सब समझ आ जाएगा। पिक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बनाना ही पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? चलो, तब देखो, सबसे पहले हम लोग ईयर के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? तो ये सुविधा होता है, पहले ईयर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम ईयर के बारे में बताते हैं, तुम लोग जस्ट पॉइंट वाइज लिखते जाना कि क्या क्या कैसे कैसे है, वर्किंग फिर बाद में बताएंगे। अभी जस्ट हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में जान रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, है ना? चलो, तो अगर हम लोग सबसे पहला बात करें कि ईयर इज वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, सबसे पहला बात, ओके। अच्छा, सेकेंड थिंग है कि ईयर हेल्प्स अस टू हियर, है ना? अच्छी बात है, ओके। थर्ड बात है कि हम लोगों ने देखा कि द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर, है ना? ओके। चौथी बात में हमने तुमको कहा कि द आउटर ईयर इज ऑल्सो नोन एज, द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज ऑल्सो नोन एज पिन्ना। ओके, चलो ये भी ठीक है। पिन्ना वो है जो कि हम लोग को दिखता है, जो हम लोग जिसको टच कर सकते हैं ना, वो वाला पोर्शन जो है वो होता है पिन्ना, ठीक है ना? ओके, अब आते हैं और थोड़ा आगे, है ना? देखो, द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिन्ना and that pinna is attached to a long passage called ear canal। एक लंबा सा पैसेज होता है, उससे ये हमारा जो आउटर ईयर है वो कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ये हमारा आउटर ईयर है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ये एक पैसेज है ना? ओके, ये पैसेज को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं ना? दिस इज पिन्ना, अच्छा, दिस इज व्हाट, ये हम उस पैसेज का नाम बता रहे हैं। ये पैसेज को क्या बोलते हैं? ईयर कैनल, ठीक है, ईयर कैनल, ओके। अब इसकी ये जो पिन्ना होता है वो ईयर कैनल से अटैच होता है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। At the end of the ear canal, there is a thick, elastic and circular membrane called eardrum. At the end of the canal, there is a circular membrane like this. This is a circular membrane.
this is present here and this is known as the ear drum. Ear drum is also known as कान का पर्दा बोलते हैं ना हिंदी में. ऐसा थप्पड़ लगाएंगे कि कान का जो है वो समझ जाओगे तो अब तुम लोग. तो ये वही है ईयर ड्रम. तो दिस इज पिन्ना. पिन्ना इज कनेक्टेड टू ईयर कैनल. एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल देयर इज अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द ईयर ड्रम. अच्छी बात है. ओके. देयर आर 3 small and delicate bones called hammer, anvil and stirrup in the middle part of the ear which are linked to one another. So in the middle part of the ear, अब यहां से हम लोग का शुरू होगा मिडिल पार्ट. यहां तक मेरा हो गया आउटर पार्ट. ये मेरा कौन सा पार्ट है? ये हो गया आउटर पार्ट. अब इसके बाद जो शुरू होगा दैट विल बी द मिडिल पार्ट, है ना. इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसा है एंड यहाँ पे ऐसा इस तरीके से, है ना. तो इसके ऊपर ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक है. तो ये मेरा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज द मिडिल पार्ट. अच्छा, ये क्या होता है? दिस इज नोन एज द, मैंने क्या बताया, देयर आर 3 टाइनी ईयर बोन्स इन द मिडिल पार्ट. ये सबको लिख लो. एंड द 3 टाइनी ईयर बोन्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है टाइनी ईयर बोन्स का नाम क्या है. तो हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. इसका नाम है स्टिरअप, इसका नाम है एनविल एंड इसका नाम है हैमर, एनविल, स्टिरअप. ओके, चलो बढ़िया. ये हो गया मेरा मिडिल पार्ट. ओके. अब देखो, one end of the hammer touches the eardrum and its other end is connected to the second bone, anvil. तो तुमको जैसा कि दिख रहा होगा कि ये जो हमारा हैमर होता है, हैमर का one end of the hammer is connected to the eardrum and the second end of the hammer is connected to the anvil. दिख रहा है ना. ये जो हमारा हैमर है, ये इसका एक एंड ईयर ड्रम से कनेक्टेड है और इसका सेकेंड एंड एनविल से कनेक्टेड है. ओके, ठीक है. इसको तुम लोग लिख लो. जो मैंने इंग्लिश में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर को, उसको तुम लोग को लिख लेना चाहिए. मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ एंड डायग्राम में समझा भी रहा हूँ, तो इसको तुम लोग को लिख लेना चाहिए. मैं शुरू से एक बार बोल देता हूँ कि द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनेल, फुल स्टॉप. The outer part of the ear is called pinna and it is attached to long passage called ear canal, full stop. At the end of the ear canal, a thin, elastic and circular membrane is present, which is the eardrum. Which is the eardrum. Okay. इसके बाद देखो, there are 3 small and delicate bones called hammer, anvil and stirrup present in the middle ear. Present in the middle ear. Okay. उसके बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद, वन एंड ऑफ द हैमर, जो कि तुमको दिख रहा है, वन एंड ऑफ द हैमर इज कनेक्टेड टू ईयर ड्रम एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू एनविल. है ना. ओके. अब आगे जो समझाएंगे उसको लिखना. अब देखो, तो ये जो एनविल है, एनविल का एक एंड बोल सकते हो ना. एनविल का एक एंड जो है वो हैमर से कनेक्टेड है. एनविल का सेकंड वाला एंड देखो किससे कनेक्टेड है, स्टिरअप से कनेक्टेड है. तो ये भी लिख लो कि द अदर एंड ऑफ एनविल इज कनेक्टेड टू थर्ड बोन कॉल्ड स्टिरअप, फुल स्टॉप.
एंड द उसके बाद लिखो एंड द फ्री एंड ऑफ स्टीरअप and the free end of the stirrup touches the membrane 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 over the oval window over the oval window. ओके चलो, अब इसका क्या मतलब है देखो मैं बताता हूँ तुमको कि यहाँ जो स्टीरअप होगा, ये स्टीरअप किससे कनेक्टेड होगा, एक लूप से कनेक्टेड होगा. मैं दिखाता हूँ कैसा. यहाँ पे एक लूप बनेगा, ठीक है, एंड ये जो लूप होगा, ये लूप ऐसा होगा. एक ऐसा लूप बनेगा. इस लूप से जो है वो क्या कनेक्टेड होगा, इस लूप से कनेक्टेड होगा कौन, ऑडिटरी नर्व. और यही ऑडिटरी नर्व इसको कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन के पास लेके जाएगा. समझ गए ना. तो ये है पूरा ईयर. देखो मैंने तुम लोगों को बोला बनाने के लिए, लेकिन मैं ही बना दिया. देखो एंड कितना क्लियर भी बनाया हूँ. वाओ ग्रेट मैन. चलो तो ये है कहानी. ये जो हमारा एनविल है, दैट एनविल इज कनेक्टेड टू ईयर हैमर एंड स्टीरअप, एंड दिस स्टीरअप इज कनेक्टेड टू अ लूप, and through this loop, the loop and the auditory nerves are connected with the loop, and ये ऑडिटरी नर्व मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाएगा. तो क्या होगा कि अल्टीमेट यहाँ से जो ईयर से मैसेज घुसेगा वो जाते जाते लूप में आएगा, और लूप में नर्व है तो लूप से वो मैसेज को नर्व लेके ब्रेन के पास जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग सुन पाएंगे कि क्या हो रहा है. ये तो हुआ वर्किंग. मैं इसको भी अच्छे से बताऊंगा डिटेल्स में. तो ये हम लोग लिख लिए है ना. अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट का बात है कि ये जो हमारा लूप होता है, इस लूप में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. तो इस लूप में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो इस लूप का लिक्विड का नाम हमको जानना है कि इसमें कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होता है. And the name of the liquid is cochlea. Okay. अब हम लोग थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से वर्किंग होता है. तुम लोग पहले वर्किंग ऑफ द ईयर मैं बताता हूँ कैसे होता है. देखो खाली देखो, अब देखो साउंड वेव्स जो कि आ रहा है कहीं से, तो द साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द outer part of the ear. This sound wave pass through the ear canal and fall on the eardrum. Okay. When the sound wave fall on the eardrum starts vibrating. Is it so? Okay. The vibrating eardrum causes the hammer to vibrate. From hammer, vibrations are passed to the second bone anvil, and from anvil the vibrations are passed to the third bone stirrup. Okay. The vibrating stirrup strikes on the membrane. यहाँ पे strike करता है and it passes the messages to the cochlea. This cochlea is connected with the auditory nerves. Is it so? The liquid of cochlea set up the electrical impulse. These impulses are carried by the auditory nerves to the brain, and the brain interprets these electrical impulses as sound, and we get the sensation of hearing. This is how we can hear any sound. Sound आया आउटर पार्ट में, ईयर कैनल में गया. फ्रॉम द ईयर कैनल इट स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम. व्हेन इट स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. व्हेन द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, द वाइब्रेशन इज पास टू द हैमर. क्योंकि ईयर ड्रम से हैमर कनेक्टेड है, तो ईयर ड्रम अगर वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी वजह से हैमर वाइब्रेट होना शुरू होगा.
when the hammer starts vibrating, the vibration shifted to the anvil. तो उसके बाद एनविल भी वाइब्रेट होने लगा. जब एनविल वाइब्रेट होने लगा तो उससे कनेक्टेड है कौन? स्टीरअप. वो भी वाइब्रेट होने लगा. जब स्टीरअप वाइब्रेट होने लगा तो स्टीरअप, ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन द स्टीरअप, it is connected to through a membrane, so the vibration passes to the cochlea. The vibration passes to the cochlea. The cochlea will generate electrical impulse, and that electrical impulse will be carried by the auditory nerve to the brain, and after that the brain will interpret the message as a sound, and we can understand what the person is telling. Understood? So this is what the ह्यूमन ईयर, किस तरीके से ह्यूमन ईयर फंक्शन करता है. समझ गए? सो ये है हमारा. बहुत ही आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. समझे? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग ऑडिबल, इनऑडिबल रेंज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड. ये सब कुछ टर्म्स होंगे जिसके बारे में मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नॉट टुडे, है ना. चलो, टिल देन आराम से रहो एंड बी सेफ एंड पढ़ते रहो. Is it so? चलो.